बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 12 अक्टूबर 2021। 12 अक्टूबर 1999 भी आया था एक पाकिस्तान की तारीख में। ये प्लीज बंद कर दीजिएगा। 12 अक्टूबर 1999 भी आया था पाकिस्तान की तारीख में, जब नवाज एक मुंतखब हुकूमत को नवाज शरीफ साहब की जो थी उसको उलट के जो है वो मुल्क में मार्शल लग गया था। तब पाकिस्तान में उस दिन जो है 12 अक्टूबर 1999 को तीन किरदार बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस थे तीन किरदार। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से हटा दिए गए, आर्मी चीफ मुशर्रफ साहब हो गए, और DGISI जियाउद्दीन भट्ट साहब थे, जिनको नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ लगा दिया था। आज 12 अक्टूबर 2021 है, तो कितने साल हो गए? तकरीबन 22 साल, 21-22 साल हो गए। तो 22 साल हो गए तक, मेरा हिसाब ज़रा कमज़ोर है। आज भी तीन किरदार बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है पाकिस्तान में। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और फैज़ हमीद साहब जो कि DGISI रहे पाकिस्तान के, अभी टेक्निकली हैं या नहीं क्या। अब मामला क्या है? 12 अक्टूबर 1999 का तो आप सबको मालूम है, मार्शल लगा तो सारा। तो बहरहाल अभी की क्या सूरत हाल है? सूरत हाल मुख्तसरन यही है, नए DGISI के तकर्रुर के हवाले से पाक फ़ौज का जो शोबा-ए-आमा यानी कि ISPR उसने एक जारी किया कि जनाब नए DGISI कौन होंगे। नदीम अंजुम साहब होंगे, फैज़ हमीद साहब जो है वो पेशावर कोर कमांडर होंगे। फिर उसके बाद ये होता है कि नोटिफिकेशन का इजरा होता है ताकि ये बात ऑफिशियल हो जाए। नोटिफिकेशन का इजरा नहीं हुआ, उसके बाद बहुत सारी बातों ने जन्म लिया जिनको हम कल तक तो अफवाह कह सकते थे, आज अफवाह नहीं कह सकते, आज उसको खबर कहेंगे कि जनाब बहुत सारी अफवाहों ने जन्म लिया। कह लीजिए अफवाह, अगर हम कह लें 1 मिनट के लिए कि साहब इस मामले पे ज़रा राय मुख्तलिफ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाहते हैं कि नहीं एज DGISI कंटिन्यू करें फैज़ हमीद साहब। सो जो भी जो प्रेस रिलीज़ या जो वहाँ से जारी हुआ है उससे हट के प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश ये कि फैज़ हमीद साहब ही फ़िलहाल जो है वो रहें पाकिस्तान के DGISI। फिर एक सहाफ़ी ने, रऊफ़ क्लासरा साहब ने कहा कि उनका फवाद चौधरी साहब ने बात कंफर्म की है कि हाँ इस मामले में ज़रा ओपिनियंस का डिफरेंस है जो कि सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तब तक फवाद साहब ने ना इसको एक्सेप्ट किया था ना इसकी तरदीद की थी। आज बहरहाल ये बात तय हो गई, काबीना का इजलास हुआ। पहले ज़राए से आया कि काबीना के इजलास में क्या बातें हुई थी, वो भी कंफर्म कर दी आमिर डोगर साहब ने, जो कि चीफ विप भी हैं और PTI के सीनियर रहनुमा भी हैं। और फवाद चौधरी साहब ने भी ऑफिशियली आके बड़ा तफसील से सारा बताया कि जिसका खुलासा ये था, वो 1.25 मिनट की बात है, हम दोबारा नहीं चलाते, लेकिन उसका खुलासा ये था कि भाई प्राइम मिनिस्टर हाउस मेक श्योर करेगा कि कोई ऐसा कदम ना हो जिससे अफवाज पाकिस्तान, जो कि बहुत ही मुक़द्दस इदारा है, वो किसी ऐसी सिचुएशन में आए जिसको एम्बैरेसिंग कह सकें। और वहाँ से भी यानी यही यकीन दहानी है या यही स्पिरिट है दूसरे इदारे से भी कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिससे प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऐसी सिचुएशन में आए जो कि एम्बैरेसिंग हो। ताइनाती DGISI की वज़ीर आज़म पाकिस्तान का राइट है, और जो रूल है, जो प्रोसेस है, वो फॉलो होगा। प्रोसेस यही होती है, ये आता है कि जनाब एक समरी मूव होती है अफवाज की जानिब से, जिसमें कुछ नाम आते हैं, उनमें से एक का फाइनलाइजेशन करता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो वो समरी मूव होगी और उसमें से फिर एक नाम, जो भी नाम वो तय करेंगे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब। आज काबीना के इजलास के हवाले से ज़राए से बहुत सारी खबरें चली, उनमें से बहुत सारी को कंफर्म कर दिया आमिर डोगर साहब ने, जिसमें एक ये भी थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि अफवाज की इज्जत है, वो बिल्कुल है, जिस तरीके से इज्जत अफवाज की है उस ऑफिस की है, इस तरीके से ये जो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर हाउस का, इसकी भी इज्जत है, और रूल्स फॉलो होने चाहिए और प्रोसीजर सारे फॉलो होने चाहिए। ये बात भी कंफर्म हुई कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाहते हैं कि फैज़ हमीद साहब को कंटिन्यू कराया जाए। आमिर डोगर साहब जो चीफ विप हैं, उन्होंने, और आज काबीना के इजलास में मौजूद भी थे, उन्होंने काबीना के इजलास की जो मुख्तसर सी दास्तान बताई, वो आप ज़रा देख लीजिए कि क्या कहा उन्होंने। ये कहा कि मेरे आइडियल ताल्लुकात हैं जनरल बाजवा से। ये भी कहा, जैसे आपने कहा, कि मेरी ख्वाहिश थी कि जो अफ़गानिस्तान का इशू है, और ज़ाहिर है आप उसके डायरेक्ट मुतासरीन में से हैं और हमारा एक बहुत बड़ा रोल है उस सारे प्रोसेस में, तो जनरल बाजवा भी कुछ माह गुजार जाते, जनरल फैज़ वहाँ कुछ माह रह जाते, 3 या 5 नाम थ्रू प्रॉपर चैनल, और फिर उसमें से एक नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मेरी कोई ईगो नहीं है। नवाज शरीफ और इमरान खान में यही फ़र्क है कि वो मुनाफिकत की सियासत करता है, इमरान खान अंदर और बाहर से साफ है। अगर इस पर हम बातचीत का ज़रा दायरा खोलते हैं, बहुत सारे दिलचस्प पहलू हैं जो कि इस डिबेट से जन्म ले सकते हैं, और हम इस पर बात भी करेंगे। यकी बात दीगर रेलिवेंट मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मैं बहुत लकी हूँ कि आज के पैनल में हमारे मेहमान में ऐसे वो भी हैं जो लॉ का भी बैकग्राउंड रखते हैं, ताकि उस हवाले से भी ज़रा गुफ्तगू हो जाएगी, और पॉलिटिशियंस तो हैं ही।
तो वलीद इकबाल साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सेनेटर भी हैं और लॉ का बड़ा रिच बैकग्राउंड रखते हैं। अज़मा बुखारी साहब, सेम इज़ द केस विथ हर, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली भी हैं, PML एंड पंजाब की स्पोक्स पर्सन भी हैं। और फैसल करीम कुंडी साहब सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो ज़ाहिर है इनका भी जो वर्ड है वो पीपल्स पार्टी की एक काइंड ऑफ पॉलिसी की अक्कासी करता है। क्विकली स्टार्टिंग फ्रॉम यू अज़मा बुखारी साहबा, इस मामले पर तो फिर आई एम श्योर आपका ज़ाती इख्तलाफ जो भी इमरान खान साहब से, जो आपकी राय है वो सबको पता है और आपकी पार्टी की भी, लेकिन इस मामले पर तो चूंकि आपकी तो सारी लड़ाई थी वोट को इज्जत दो, ना कि शख्सियात को और सारा कुछ, आपकी लड़ाई थी सिविलियन सुप्रीमेसी की। तो आई एम श्योर इस मामले पर तो आप खान साहब के साथ खड़े होंगे कि जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब ये राइट तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है, वो अपनी फैसला करेंगे। तो आप तो इस मामले पे इमरान खान साहब के साथ ही होंगे क्योंकि आपकी लड़ाई सिविलियन सुप्रीमेसी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बादामी। बिल्कुल हमारी लड़ाई सिविल सुप्रीमेसी की है और वो मुंतखब वज़ीर आज़म की हमेशा इख्तियार होता है। ये दुरुस्त कहा फवाद चौधरी ने, लेकिन वो ये भूल गए कि वो सिलेक्टेड हैं, वो मुंतखब नहीं है। ये इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर उनको समझ में नहीं आता, अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं क्या कह सकती हूँ। देखिए ट्रांसफर और पोस्टिंग्स जो है वो यानी सॉरी एक लम्हे को फिर आप ही कंटिन्यू कीजिएगा, यानी आप कह रहे हैं कि हाँ हमारी राय तो यही है कि वजीर आजम को इख्तियार होता है, लेकिन चूंकि इमरान खान मुंतखब वजीर आजम नहीं है इसलिए उसके पास इख्तियार नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो मैं अपना पॉइंट तो होना चाहिए खान साहब का इख्तियार या नहीं होना चाहिए, मेरा इस पे अपनी राय दें। सिलेक्टेड वजीर, देखिए सिलेक्टेड वजीर आजम के पास अभी तक इख्तियार है कौन सा, उसने इख्तियार इस्तेमाल कौन सा किया, यही तो हम रोते हैं। आज का दिन इसकी वाज़ेह मिसाल है। उन्होंने कहा है कि भाई मेरा राइट है, बस बैठा हुआ है। आज तो आप ये नहीं कह सकती ना कि बस बैठा हुआ है। नहीं है ना, ऐसे नहीं है। मुझे जरा प्लीज बात करने का मौका दीजिए। ऐसा नहीं है, जो वो दिखा रहे हैं वो है नहीं, और जो असल बात है वो जाहिर है वो बता नहीं पा रहे हैं। पहली तो बात यह है कि जो भी 74 सालों के अंदर हमेशा हर वजीर आजम के अंडर जो है वो ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं, और ट्रांसफर पोस्टिंग्स का एक तरीकाकार है, बिल्कुल कानून के तहत वो फॉलो होता है और वो मसला खत्म हो जाता है। हाँ। यही क्यों है कि जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जो है वो वक्त आया, तो जो वजारत कानून है फरोग नसीम जैसे इतने लायक फायक बाबर अमान और इन सब के होते हुए उनसे 2 लाइनों की समरी नहीं लिखी गई, और वो समरी जो है फिर वो कंट्रोवर्शियल हुई और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। उसके बाद अब ये जो ट्रांसफर है, हाँ। इसके ऊपर 6 अक्टूबर को ISPR ने कह दिया कि हम ये ट्रांसफर करने जा रहे हैं। और देखिए ये जैसे इमरान खान साहब की तो आप बताइए ना, आप बताइए कोई एक प्राइम मिनिस्टर हो और उसकी राय कुछ और हो और वहां से एक प्रेस रिलीज आ जाए तो उसको क्या करना चाहिए? अगर वो राय के बरखिलाफ उसकी अतात करे तो आप कहेंगे सिलेक्टेड है, बच्चा जमूरा है, और अगर वो अपनी राय का इजहार कर रहा है तो आप तनकीद कर रही है। तो आप बताइए क्या करना चाहिए था उनको अगर उनकी राय मुख्तलिफ थी तो? नहीं, ऐसे है नहीं। जो हमारे पास भी इतलात आई उसके मुताबिक पिछले 6 महीने से ये चल रही थी ये कंसल्टेशन, और इमरान खान साहब को बारहा इस बारे में बताया गया, उनको कहा गया कि अक्टूबर के अंदर हमें ये सब जो है वो तैनातियां करनी है, उनसे डिस्कशंस भी हुए। लेकिन ये अचानक से जो है, ये जैसे मैंने पहले कहा, ये इतनी मासूम नहीं है। ये देखिए इन्होंने 6 अक्टूबर के बाद अगर छोटी सी प्रोसीजर प्रॉब्लम है ना बदामी, सिंपल बात है, प्रोसीजर प्रॉब्लम है तो इतनी तो 6 दिन लगने ही नहीं चाहिए ना। आप एक फोन करके कहते हैं कि नहीं जी देखें आपने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, ये प्रोसीजर फॉलो कर लें, बात खत्म हो जाती। अब ये खुद ही अपनी बातों में 2 तरह की कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं प्रोसीजर प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वजीर आजम का इख्तियार है जो है वो उसको बाईपास नहीं होना चाहिए, वो अथॉरिटी है। तो ये तो बता दो भाई असल प्रॉब्लम तुम्हारा क्या है? तुम्हारी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया है या जो है वो प्रोसीजर का प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है ही नहीं। उन्होंने तो बताया ना, आमिर डोगर साहब ने कह दिया कि खान साहब चाहते थे अफगान इशू की वजह से फैज हमीद साहब कंटिन्यू करें, वो ये चाहते थे, उनकी ये राय थी। बता तो दिया उन्होंने। नहीं, इमरान खान साहब को क्या पता है? इमरान खान साहब ने जो इस वक्त खारिजा पॉलिसी के साथ कर दिया ना हमारे मुल्क के अंदर, कोई मुल्क आपके साथ बैठने के लिए, अब तो मुझे तकलीफ होती है क्योंकि मानो मैं बड़ी क्रिटिक हूं इमरान खान की, लेकिन बहुत दुख होता है जो है आता है टीवी चैनल इंटरव्यू लेने, वो पहला सवाल ये पूछते हैं बाइडेन आपको फोन क्यों नहीं करता? हमारा तो मजाक बन गया इस पूरे मुल्क के अंदर कि बाइडेन हमें फोन नहीं करता, मोदी हमारा फोन नहीं उठाता, और खारजा पॉलिसी की तबाही बर्बादी कर दी अफगानिस्तान के मसले के ऊपर। इमरान खान साहब कौन होते हैं किसी को बताने वाले? अब अगर मुझे वैसे बहुत दिली हमदर्दी है, अगर हमारी फौज को इमरान खान के मशवरों की जरूरत है कि उनको अफगानिस्तान के या बाकी हालात से कैसे निपटना है, तो फिर तो मैं सिर्फ दुख का और तकलीफ का इजहार ही कर सकती हूं। आपका वैसे मौक़िफ़ ये है कि हम सिविलियन सुप्रीमेसी के अलमबरदार हैं और हर काम वजीर आजम के मशवरे से होना चाहिए, बल्कि इदारों को उसके ताबे होना चाहिए।
लेकिन इमरान खान के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर आपका उसूली मौक़िफ़ तो नहीं हुआ ना, फिर तो शख्सी मौक़िफ़ हो गया कि वज़ीर आज़म नून लीग का हो तो उसके ताबे हो इदारे, इमरान खान हो तो उसका मशवरा भी नहीं लेना चाहिए, वो इस काबिल नहीं है। नो 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 मैं दोबारा कहने की कोशिश करती हूँ। जो मैंने कहा, मैं ये कह रही हूँ कि इमरान खान साहब जानबूझकर ये तमाशा क्रिएट कर रहे हैं। और इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं तमाशा बड़ा क्रिएट करके? अच्छा शेर है कि वो पता नहीं कुछ सियासी शहीदी ना बनना चाहते हो। जाहिर है पल्ले तो परफॉर्मेंस है नहीं ना जो है आम आदमी में जाने के काबिल है, ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाने के काबिल है। पता नहीं क्या करना चाहते हैं। लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट बात आखिरी करना चाह रही हूँ ये है कि इस पूरी बात का इसका एक बहुत आराम से एक तरीके से हल निकल सकता है। आपका क्या ख्याल है कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स के अंदर जो है जो पैनल बना के लाते हैं, फौज की तरफ से आता है, जो सेक्रेटरी दिफा फॉरवर्ड करते हैं, उसके ऊपर कंसल्टेशन होती है। बिकॉज जो आर्मी चीफ है वो जानता है कि उसके इदारे के अंदर उसको किसकी जरूरत है। अब इमरान खान साहब ने समझ लिया ये कि कोई बहबूदाबादी का जो है सेक्रेटरी था जिसको मैं जहां मर्जी यहां करके वहां कर दूं। इमरान खान साहब अपने जाती मकासद के लिए जो है वो फैज हमीद साहब का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इस पूरी एक जो ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रॉब्लम है उसको अब ये तो अजर है। मैंने आगे बढ़ना है लेकिन क्विकली दूसरे मामले की तरफ जाना है। लेकिन देखिए ना, यानी जब वो बिल्कुल वही करें जो वहां से कहा जा रहा हो, चाहे अपनी विलिंगनेस से कर रहे हो, तो आप कहते हैं कि बंदा बड़ा ताबेदार है। और जब वो राय से इख्तलाफ करें तो आपको उस पर भी एतराज है। तो फिर आप अच्छा, अब आप अचीवमेंट की बात करिए। अब ये यानी पैमाना क्या यही है? अगर ये कि वो आपने बाइडेन की फोन कॉल की बात की, क्या अचीवमेंट का पैमाना है यही है कि बाइडेन टेलीफोन कर दे? यानी ये है हमारा पैमाना? नहीं, ये अचीवमेंट का नहीं, ये डिसग्रेस का पैमाना है कि आपने खुद तमाशा बनाया फोन का। ये हमने में से किसी ने बनाया। इन्होंने आज के रोना पिटना किया, बाइडेन फोन नहीं करता और आज वो पूरी दुनिया में एक लतीफा बन गया है। मैं जो दोबारा कहना चाह रही हूं वो ये है कि इमरान खान साहब ने इदारे की बात नहीं हो रही। इमरान खान साहब ने अपने जाती मकासद हासिल करने के लिए जो है वो सियासी मकासद हासिल करने के लिए वो फैज हमीद साहब का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए उनको फैज हमीद साहब की जरूरत है। इमरान खान साहब का राइट है या नहीं है कि डीजीआईएसआई का तैनाती अपनी मर्जी से हमारा करे? क्रिटिसिज्म प्राइम है मिनिस्टर ऑफ नो, पाकिस्तान का राइट है? वो सियासी नो, उनका ये बिल्कुल राइट नहीं है कि वो सियासी मकासद के लिए एक इदारे के ये तो आपकी राय है ना। अब ये दिल के अंदर जाके नियत को कौन टटोलेगा? राय नहीं है। नहीं, ये तो नवाज शरीफ साहब पर भी इल्जाम है, ये तो भुट्टो साहब पर भी इल्जाम है कि वो जिया साहब को आउट ऑफ द टर्न लाए अपने फायदे के लिए। नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ साहब को आउट ऑफ द लिस्ट लाए अपने मकासद के लिए। तो ये तो अब दिलों के अंदर जाके टटोलना पड़ेगा ना ये तो। लेकिन राइट तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का यही तो कह रहे हैं कि इसको अब दुरुस्त होना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं सियासी मकासद की और जाती मकासद की बात कर रही हूँ। खुदा के वास्ते बदामी इसके अंदर फर्क महसूस कीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि अपने चंद मकासद हासिल करने के लिए, हो सकता है वो नैब ऑर्डिनेंस पास कराने के लिए, ईवीएम जो है उसको वो कराने के लिए, आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या है, जिसके लिए उनको 3-4 महीने चाहिए अपने पूरे उस प्लेटफॉर्म पे अमल दरामद करने के लिए। उसके लिए उन्होंने आज पूरे अदारे का तवा लगा दिया है। 6 दिन से ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग खामोशी से हो जाया करती थी हर वजीर आजम के दौर में, बकौल आपके, जिनका हर वक्त झगड़ा रहता था, उनके दौर में खामोशी से हो जाती थी। और आज जो लाडला था उसने आज रोल के रख दिया। आज पूरी दुनिया में खामोशी तो नहीं होती थी ना। हर आर्मी चीफ साहब की लड़ाई की ना। आगे की बात करूंगा। आज 12 अक्टूबर है। आज के दिन तो फड्डा, मदर ऑफ ऑल फड्डास, तो आपका आज के दिन पढ़ा था। मैं इस पर बात करता हूँ बाद में। लेकिन वलीद इकबाल साहब, ये नहीं हुआ कभी आज तक जो ये हुआ है। 12 अक्टूबर आराम से बात, 12 अक्टूबर से आराम से बात करते हैं, ठीक है वलीद इकबाल साहब। लेकिन सरकार, अर्ज ये है कि अब आपको अंदाजा हुआ है ना कि जब एक मनसब पर इंसान बैठा होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। वरना तो आप कहते थे कि जनाब मसला इस आदमी का ये है, नवाज शरीफ का, कि ये तो बरतानिया में भी बैठे ना तो वहाँ भी लड़ पड़ेगा, वहाँ भी इसका इख्तलाफ हो जाएगा, ये तो काम कर ही नहीं। देखें आज आपकी भी राय मुख्तलिफ हो गई ना, तो ये इसको इस तरह ही ट्रीट करना चाहिए, ना कि इसको इक्वेट कर देना चाहिए गद्दारी से, अपनी फ़ौज की मुखालफत से। आज को ये कहे इमरान खान फ़ौज के मुखालिफ है तो बिल्कुल गलत कहेगा वो। लेकिन जाहिर है 2 लोग काम कर रहे होते हैं तो बिल्कुल ये नेचुरल है कि कभी डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है। तो आज आपको अंदाज़ा हुआ है कि ऐसा हो जाता है, जैसे आपका भी हो गया आज, कोई मसला नहीं, ठीक है। नहीं जी, मैं इसको कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं गर्दानूंगा और मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब दूंगा। हाँ। लेकिन मुझे थोड़ी सी इजाज़त दीजिए 2-3 जुमलों की। जी। क्योंकि सियासत को एक तरफ रख के मैं एक ज़ाती इजहार ताज़ियत सबसे पहले करना चाहता हूँ। अज़मा बुखारी साहिबा स्पोक्स पर्सन है PMLN की। जी वो मलिक साहब। और परवेज़ मलिक साहब का इंतकाल हुआ। मेरे लिए मुझे बहुत दिली अफसोस है इनके साथ भी।
और मैं क्योंकि अभी इस्लामाबाद में हूँ, लाहौर जाऊँगा तो मैं उनकी फैमिली से भी जाके ताज़ियत जबरदस्त, करूँगा। मेरे साथ वो प्रोग्राम्स में भी आते रहे हैं, यहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में सैर भी करते थे अपनी बेगम साहिबा के साथ। बड़े सॉफ्ट स्पोकन से शख्स No थे। doubt, अल्लाह ताला उनको बड़ी रहमत करे। और लाया। मैं आपको सिर्फ एक पर्सनल हिस्ट्री भी बता दूं। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम डॉक्टर जावेद इकबाल डॉक्टर परवेज़ मलिक साहब के वालिद जस्टिस अकरम के शागिर्द बने थे जब उन्होंने वकालत शुरू की। अच्छा तो एक ज़ाती ताल्लुक भी था सियासत के अलावा। सही है। मैं सियासत को एक साइड पे रख के मैं इस पे ज़रूर आपके चैनल के तवस्सुत से भी उनकी पार्टी के, और वो लाहौर के सदर भी अपनी पार्टी के थे, मैं भी अपनी पार्टी का लाहौर का सदर रहा हूँ, तो मैं ये ज़रूर ऑन द रिकॉर्ड इज़हार अफसोस करना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला। अब आप इस मौजू पे जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये देखें, गवर्नमेंट की पोजीशन इस पे फवाद चौधरी साहब ने बड़ी वाज़े तौर पे एक्सप्लेन कर दी। किसी किस्म का कोई क्लैश या कोई इख्तलाफ नहीं है। बड़ी तफसीली मुलाकात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कल हुई है, तवील और तफसीली मुलाकात। और उसके बाद जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उसमें किसी और बड़ा गहरा ताल्लुक, बल्कि चोली दामन का एक साथ समझ लें, सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप का है, तो उसमें कोई किसी किस्म का क्लैश नहीं है। और ये आप तो इसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहने से भी गुरेजा है, तो फिर उसको और क्या नाम दीजिए? वो तो फवाद साहब ने भी कहा है, आमिर डोगर साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर चाहते थे वो कंटिन्यू करें, और वहां से तो फिर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है तो और क्या है? ये तो है ना, यानी क्या वरना क्या है? देखें, इख्तिलाफ रहेगा मतलब लड़ाई नहीं होता। काबीना का रुकन नहीं हूँ। जी नहीं, मैं काबीना का रुकन नहीं हूँ, मैं काबीना की मीटिंग में नहीं था। और अगर आमिर डोगर साहब वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कोई उसके बारे में बयान दिया है तो उसका तो वही जवाब दे सकते हैं। मैं तो बतौर एक अपनी पार्टी के तर्जुमान के और अपनी हुकूमत के तर्जुमान के उसी बात की तायद कर सकता हूँ जो कि हमारे जो सबसे सफ़े अव्वल के तर्जुमान हैं, जो कि वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात हैं, उन्होंने बहुत वाज़े तौर तो उन्होंने भी अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि कोई ऐसा नाम कुछ भेजे जाएंगे और जो है वो इस तरह जो है वो फिर एक नाम का इंतखाब कर लिया जाएगा। जी, तो इसका मतलब जो पुराने जो नाम आया उसमें कुछ था ना, कोई इख्तिलाफ फिर राय दायरा। मैं देखें जी, मैं सिर्फ इस बात, मैं शख्सियात की कोई बात नहीं करना चाहता, मैं एक प्रोसेस की बात करना चाहता हूँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है और कोई इसमें शक नहीं है कि ये जो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का, ये एक प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक होता है। और इस पे और पिछली बहुत सी दहाइयों में ये, या एक दहाइयों में ये, पहले तो एक सर्विंग 2 स्टार जनरल होते थे, फिर वो सर्विंग 3 स्टार जनरल आ गए, और ये रवायत भी यही रही है। अब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 1988 या 89 में 88 में साहब उस ओहदे से शमशेर रहमान कल्लू साहब को लगाया था, पहली मर्तबा हुआ था, पहली मर्तबा हुआ। एक रिटायर्ड 3 स्टार को उन्होंने, जब शमशेर रहमान कल्लू साहब को उस पे हमीद गुल साहब को हटा के, तो वो जी हमीद गुल साहब को हटा के, और वो आई थिंक को किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या किसी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स के हेड लग गए थे। तो उस वक्त यही था कि वो रवायत से हट के ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर ने ही की थी, उनका इस्तेहकाक था, लेकिन वो फिर इदारे के अंदर वो चीज़ जो है वो ठीक तरह से नहीं जो है वो मुअस्सर हो सकी। उसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे और जरदारी साहब सदर थे, तो उन्होंने भी कोई चेन ऑफ कमांड में तब्दीली करने की कोशिश की, वो भी 24 घंटे में उन्होंने उसको रोल बैक कर लिया। बहरहाल तकर्रर की हद तक तो इसमें कोई शक नहीं है और कोई दो राय नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का एक्सक्यूज़ मी, प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक होता है। और अगर वो सिलसिला इस तरह है तो उसमें एक प्रोसेस फॉलो होता है। वो एक प्रोसेस जो है वो अब आपके सामने आ जाएगा। उस प्रोसेस के नतीजे में जो तकर्री होती है, प्राइम मिनिस्टर विल गो अहेड एंड डू दैट। भाई फैसल करीम मुंडी साहब, इस मामले में आप साथ हैं प्राइम मिनिस्टर के? क्योंकि आप लोग ज़ाहिर है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और उनकी सबकी बात करते हैं कि भाई ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का राइट है, और अगर उन्होंने कहा है कि प्रोसेस फॉलो कर लें फिर मैं नाम एक फाइनल कर दूंगा, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। मुंडी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम बदामी साहब, अभी तक तो मैं ये पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है, क्योंकि अगर आप फवाद चौधरी साहब की प्रेस टॉक देखें, उनकी स्टेटमेंट देखें जो उन्होंने किया, फिर हम पार्लियामेंट के अंदर जो इनके चीफ विप हैं उनकी स्टेटमेंट जो है वो देखें, उसमें एक और बात आ रही है। और अब देखें, पिछले दिनों ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं और एक एक्सपेक्टेड ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग थी, लोगों को, हर किसी को पता, आपको मुझे पता था कि फैज़ हमीद साहब ने कोर्स सर्व करनी है, और आज या कल उन्होंने जो है बहुत डेट्स मिल रही थी कि इस महीने जा रहे हैं या 2 महीने बाद जा रहे हैं। सही है। तो नॉर्मली देखें
एक डिपार्टमेंट के आप कहें या इंस्टीट्यूशन के एक हेड हैं चीफ आर्मी चीफ, उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है। जब हम यही सवाल वलीद इकबाल साहब की पार्टी से करते हैं कि आप पंजाब में 6 IG और 6 चीफ सेक्रेटरीज क्यों चेंज किए, वो कहते हैं चीफ सेक्रेटरी के इस्तेकाक है, उन्होंने कहा है प्राइम मिनिस्टर को चेंज हो गए। तो इस्तेकाक तो डिपार्टमेंट को ऐसे होता है कि उन्होंने नॉर्मल, और ये कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कोई आज की बात नहीं है कि इन्होंने कल रात को डिस्कस किया या परसों की है। ये काफ़ी अरसे से डेफिनेटली इनकी आपस में बातचीत चल रही होगी और ये बातें होती होंगी। आप फैसला प्रिसाइज बताएं ना, अगर आप वजीर आजम ने इसमें गलत क्या किया, आप ये बताएं, क्या ये काम नहीं करना चाहिए उनको, क्या गलत किया उन्होंने? नहीं, पहले तो हमें वज़ीर आज़म, पहले तो देखें, पहली बात तो यही बात है ना, हम कहते हैं वज़ीर आज़म पहले कौम को एतमाद में लें कि उन्होंने क्या ठीक किया, क्या हमें बताएं तो सही ना, किस्सा क्या है। किस्सा तो आपके और मेरे और बताया तो है, फवाद चौधरी साहब साहब ने बजरिया मतलब प्राइम मिनिस्टर के देखिए फवाद चौधरी पे तो हम देखिए, फवाद चौधरी ने बहुत सी बातें पहले भी की हैं जो कि मतलब है कि उन्होंने पिछले दिनों 1 करोड़ नौकरी हमने दे दी लोगों को। मुझे बताएं 1 करोड़ नौकरी, लेकिन अब हर बात प्राइम मिनिस्टर आगे खुद को नहीं बताएगा ना, तो उसका ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन उसने बताया कि क्या मामला है। तो अब आप यानी अगर उन्होंने ये कह दिया है कि साहब समरी मूव नहीं हुई, जो सही तरीका कार है वो आप मूव कीजिए, मैं एक नाम फाइनल कर दूंगा, उसमें गलत क्या किया है उन्होंने, गलत क्या किया? तो प्राइम मिनिस्टर ये कहना चाहते हैं कि उनको बाईपास किया गया सब कुछ, उनको कोई चीज़ पता नहीं था और बाईपास होकर सारी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई हैं। या तो प्राइम मिनिस्टर बताएं ना, एक स्टेटमेंट दें, अभी तो स्टेटमेंट नहीं दी है। देखें ये चीजें, देखें इस तरह के हसास मामलात में बात समझने की होती है, इस तरह की बातें तो नहीं की जाती ना सर। आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आके कहे कि मुझे बाईपास, वो जो कह रहे हैं उसका बस यही है, आप समझ जाए ना क्या मतलब है, यही और क्या है। ये जो हमारे पीटीआई के दोस्त अपोजिशन को कहते थे कि ये इदारों को जो है वो मतलब है कि खराब कर रहे हैं या इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, तो मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन से लेके चेयरमैन नैब और अब जो है फौज की तरफ इनका रुख हो गया है। 3 इदारों को तो ये खुद जो है इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, इलेक्शन कमीशन के साथ, फिर नैब के साथ, और अब इधर सर आप देखें, आप फिर कह रहे हैं कि फौज की तरफ इनका रुख हो गया, लेकिन आप प्रिसाइजली बता नहीं रहे कि इन्होंने ये गलत काम किया है, फौज से लड़ रहे हैं। यानी इन्होंने, आप बताएं ना, अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि साहब समरी मूव कीजिए, मैं एक नाम फाइनल कर दूंगा, तो गलत कर रहे हो आप, कहें गलत कह रहे हो, तो फिर तो आप कहें फौज की तरफ क्या। तो देखें पहले बात तो ये है कि कैटेगरी के लिए ये बताएं कि इनको समरी मूव हुई है नहीं, क्या इनकी इसके ऊपर डिस्कशन हुई है नहीं, या वज़ीर आज़म साहब किसी और के ख्वाहिशमंद हैं कि जी मैं, अब मुझे बताएं। कह तो दिया हम डोगर साहब ने कि वो ख्वाहिशमंद थे कि फैज साहब कंटिन्यू करें, और क्या कहें, और कितना खुलकर कहें? हम डोगर को ऑफिशियल स्टेटमेंट माने या हम फवाद चौधरी को ऑफिशियल स्टेटमेंट? दोनों के स्टेटमेंट में क्या तजाद है, क्या तजाद है? अभी आपके चैनल पे मैं देख रहा हूँ फवाद चौधरी साहब के, डोगर साहब के मुतालिक क्या कह रहे हैं कि वो पत्नी कहाँ से आके बातें शुरू कर दी। भाई वो कह रहे हैं कि काबीना की बातें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होती हैं, मुझे मालूम है, वो नहीं करनी चाहिए, तो वो तो बात ठीक है, लेकिन उनकी बात को नेगेट किसने किया है? आज पता चला कैबिनेट की बातें किसको नहीं पता होती। आपके दोस्त और मेरे दोस्त क्या मतलब है कि, या किसी के जो जानने वाले क्या कैबिनेट के मुतालिक सारी बातें, लेकिन मैं सवाल मेरा उनका राइट है प्राइम मिनिस्टर का ये कि वो बताएं कि कौन होगा सर्विसेज चीफ। प्राइम मिनिस्टर को अपने इख्तियारात का मेरे ख्याल में जुनेजो साहब की तरह कुछ सालों के बाद पता चला कि मेरे भी कुछ इख्तियारात हैं। जुनेजो साहब के भी को भी बात में कहा कि मुझे कब इख्तियार, मैं बहुत इख्तियारमंद हूं। सर जब तक वो अपनी पावर यूज नहीं कर रहे थे आप कहते थे सिलेक्टेड है, आज जब यूज कर रहे हैं तो आप ताना मार रहे हैं, तो क्या आप खुशी नहीं की, क्या करें मतलब? नहीं, क्या पावर यूज कर रहे थे आज तक, उसने क्या पावर यूज किया? मैं कह रहा हूँ ना, आज तक अगर नहीं कर रहे थे तो आप ताना मारते थे कि बंदा बड़ा ताबेदार है। आज जब अपनी राय का इजहार कर रहे हैं तो भी आप ताना मार रहे हैं कि जुनेजो जैसा। तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है, यही चीज़ यहीं पे जो है 1-2 दिन में जैसे फवाद चौधरी का यही होगी, और यही DGSI साहब होंगे, और यही चीज़ जो है ये यूटर्न मारेंगे और इसी चीज़ को ये मानेंगे और फिर बोलेंगे कि जो है ना ये हो गया। एक ब्रेक ले लो जरा। अच्छा, ब्रेक लेके वली से पूछना है कि भाई क्या हर मामले में वो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह की एक्सटेंशन का मामला हो, वही रौला पड़ जाता है, लीजिए ऐसे क्यों, हर चीज़ मिसहैंडल क्यों हो जाती है? और फिर ज़रा अब आज के दिन के हवाले से बात करनी है, 12 अक्टूबर है, बड़ी दिलचस्प कुछ बातें आज के दिन के हवाले से। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। जरा आज के मौजू से ही रिलेटेड है ये बात भी, और आज का दिन भी वैसे आज पाकिस्तान में जो है वो चौथा और आखिरी, मैं कहने लगा था अब तक का आखिरी, लेकिन नहीं, मैं इंशाल्लाह कह रहा हूँ कि आखिरी मार्शल लॉ था। ये आज की तारीख में लगा था, मुशर्रफ साहब ने लगाया 12 अक्टूबर 1999 से 18 अगस्त 2008 तक का। पहला लगाया था अयूब खान साहब ने 1958 में लगा, 1969 तक चला, तकरीबन 11 साल ये 1958 में लगा था। और अब ये माशाल्लाह सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने नाफिज किया था, और फौज के कमांडर इन चीफ अयूब खान पहले दफ़ा इस मनसब पे फाइज हो गए थे। फिर याया खान साहब ने लगाया दूसरा मार्शल लॉ 1969 को आर्मी चीफ याया खान ने अयूब साहब की हुकूमत का तख्ता उलट कर दिया था मामला।
5 जुलाई 1977 वो दिन था जब जनरल ज़िया-उल हक ने भुट्टो साहब का तख्ता, गालिबन उसको ऑपरेशन फेयर प्ले शायद कहा गया था, 1977 को हटाया था ज़िया-उल हक साहब ने भुट्टो साहब को। फिर 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो साहब को फांसी लगा दिया था और जब तक जिंदा रहे तब तक सदर रहे थे जनाब ज़िया-उल हक साहब। अगरचे वादा किया था कि कुछ दिनों में वो इंतखाबात करा देंगे, 90 दिन गालिबन 17 अगस्त 1988 तक वो फिर रहे थे पाकिस्तान के करता धरता सारा कुछ। अच्छा, अब देखें वलीद इकबाल साहब और बाकी मेहमान भी, ये सारी जो हमारी जो बहस जो चल रही है इसके तहत चल रही है कि भाई क्या सियासी जमातें जो सिविलियन सुप्रीमेसी की या जमहूरियत की बात करती हैं, ये उसूली बात होती है या ये बात भी अपने मफादात के ताबे होती है कि जब वो उसूल अपने आप को सूट कर रहा हो तो वो उसूल को टो कर लो, वरना उसूल से पीछे हट जाओ। अब मैंने आज 12 अक्टूबर 99 आप मुझे ये बताएं, आज आपकी नवाज शरीफ साहब की जितनी भी मुखालफत हो, आपको ये कहने में कोई आर तो नहीं है या है कि भाई आज का दिन जो कुछ हुआ मुशर्रफ साहब ने किया वो बिल्कुल गलत था, एक अवामी हुकूमत थी, वो 2/3 मेजॉरिटी थी और गलत हुआ और ये नहीं होना चाहिए था, नवाज शरीफ की ज्यादती हुई। आपको ये कहने में कोई आर है वलीद साहब? इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, जो कि मैं ज़रूर दूंगा, जी प्लीज़ दीजिए। मैं कुंडी साहब की एक जो है तस्हीह करना चाहता हूं। अच्छा, करें करें। जो कि मोहम्मद खान जुनेजो साहब के बारे में इन्होंने बात की। हाँ। वो एक बड़े अपराइट और बड़े, मैं समझता हूँ, मजबूत आदमी थे बड़े पाकिस्तान की हिस्ट्री के अनसंग हीरोज़ में से एक हैं। हाँ। और ये उसका जिक्र उस किताब में आता है, क्योंकि ये मार्शल लॉज की बात ही हो रही है ना। इस किताब में आता है, चूँकि जनरल ज़िया-उल हक के एक दस्ते रास्त जनरल खालिद महमूद आरिफ ने लिखी थी, उसका नाम खाकी शैडोज़ है। जी जी जी। और उसमें वो ये बताते हैं कि जब हैंड पिक किया जनरल ज़िया-उल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो को, और फिर ऐवान सदर में, ये हमारे पीछे ही है ऐवान सदर, जी जी जहाँ जी बैठा जी। हूँ, हाँ। वहाँ पे उनको हलफ दिया। और तो उसके बाद जो अपना रिटायरिंग रूम में गए तो जनरल ज़िया-उल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो को कहा, मुबारक हो जी, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पाकिस्तान के। हाँ। तो ये अब लिख रहे हैं जनरल आरिफ अपनी किताब के में आरिफ कि बगैर एक लफ्ज़ शुक्रिया का अदा किए हुए मोहम्मद खान जुनेजो ने ये कहा, जनरल साहब मुबारक शुबारक को छोड़ें, आप ये बताएं आप मार्शल लॉ किस दिन उठाएंगे। अब जनरल आरिफ लिखते हैं कि जनरल ज़िया-उल हक ने मुड़ा और मेरे कान में कहा, जनरल आरिफ के कान में कहा, आई हैव मेड अ मिस्टेक विद दिस मैन, आई हैव मेड, मैंने इस आदमी को चुनने में गलती की है। तो अब आपके सवाल का जवाब, और ये इफ आई मे ऐड, ये बड़े इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है ना सारे, ये बात भी बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर वो सादगी वाला भी सारा जो शोर, पहली मरतबा के इतने सीसी की गाड़ी में सफर करना है, वो जुनेजो साहब ने किया, और फिर वो किस तरह बाहर गए थे और एक वापस आए तो पता लगा कि जनाब पीछे से फारिग हो गए, वो उनको हटा दिया गया है। फिर मुशर्रफ साहब भी अपनी किताब में इस तरह की बात लिखते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जब मुझे बुलाया तो मुझे बड़ा बुरा लगा जब उन्होंने बताया कि जहांगीर करामत साहब को हटा दिया है, और मैंने इस बात पे मुझे बहुत बुरा लगा कि क्यों एक आर्मी चीफ ने इस्तीफा दे दिया नवाज शरीफ के कहने पे। और उसके बाद मैं अपने अफसरान के पास गया और मैंने उसी वक्त तय किया, अभी नवाज शरीफ साहब से ओहदा लेकर आए और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी किताब में लिखते हैं वो कि फिर मैंने अफसरान से कहा कि करामत साहब ने तो ये कर दिया है, लेट्स डिसाइड कि अब अगर नवाज शरीफ ने ये काम करने की कोशिश की तो हमारा रिस्पॉन्स वो नहीं होगा जो जहांगीर करामत का था, वी विल रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे। और उन्होंने किया, वो आज का दिन था 12 अक्टूबर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट एंड केस स्टडीज हिस्ट्री से वो भी हमारे सामने आती हैं। अब आप बताएं, मुशर्रफ साहब के इस इक़दाम की आप बिला रद्दो बदल के आप करते हैं मुखालफत? देखें जी, मैं आपको अर्ज कर दूं कि मेरे रहबर आला हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हैं, और वो पेशे के एतबार से एक वकील थे। सही है। और जमहूरियत उनके लिए एक अकीदे की हैसियत रखती है। सही है, जबरदस्त। हाँ। और जमहूरी निज़ाम में कभी भी इस तरह की इंटरप्शन अगर हो, कभी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, किसी ने भी, वो जनरल अयूब खान ने की हो या याह्या खान ने की हो या ज़िया-उल हक ने की हो या मुशर्रफ ने की हो। और मेरी वालदा जो हैं वो लॉयर्स मूवमेंट में सफ़े अव्वल की उसमें थी, एहतजाज करने वालों में, जब जनरल मुशर्रफ ने वो कार्रवाई की जो इफ्तिखार महमूद चौधरी साहब के, चले इफ्तिखार चौधरी साहब बाद में मुतनाज़ा हो गए। सही है। तो वैसे उसूलन किसी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप या आइन से तजावुज़ का मेरे जैसे शख्स से आप तवक्को नहीं कर सकते कि मैं उसका खैर मकदम। और मुशर्रफ साहब इन तमाम तर कामों के मुर्तकिब हुए जो आपने भी कहा है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सारा कुछ, इस सब कामों के मुर्तकिब हुए 12 अक्टूबर 99 को। जी, लेकिन मैं एक बात साथ साथ अर्ज कर दूं, पहले इसका तो बता दें कि हुए नहीं। इस मुल्क की तारीख जानते हुए, इस मुल्क की तारीख को जानते और समझते हुए, मियाँ नवाज शरीफ का रवैया ये था इदारों के बारे में कि वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी इसी तरह तस्वर करते थे जैसे कोई पंजाब का आईजी पुलिस हो
या कोई सिंध का आईजी पुलिस So हो you या are, कोई इस तरह की बात अब ये तो फिर इस ifs तरह and buts ये- आ गए ना इस तरह फिर, ये तो कार्रवाई नहीं होती। अब ये बात तो अगर हाँ, कोई नहीं, आपके ifs and बारे में भी buts आज कह दे कि यार आप देखो ट्रांसफर पोस्टिंग इस तरह डील कर रहे हो जैसे जो है वो चीफ सेक्रेटरी हटा दो पंजाब के हर दूसरे दिन, यार इस तरह डील करो, यानी आप इसका मतलब 12 अक्टूबर के एग्जाम को बिला मतलब विदाउट इफ्स एंड बट्स आप नहीं उसकी वो करते मजम्मत, आप कह रहे हैं हाँ वो भी गलत था लेकिन नवाज शरीफ भी ऐसे करता था तो ये यूं भी है तो यूं भी है। नहीं जी नहीं, मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ यहाँ पे, मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ कि कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती का मुसलसल कयाम इसमें एक गैर आईनी काम के मुर्तकिब हुए मुशर्रफ साहब, वलीद भाई, कोई भी तजावुज जो है उसके नतायज सबके सामने हैं। मेरा सवाल कितना स्पेसिफिक और आपका सवाल आपका जवाब कितना जनरल है वलीद भाई। मैं कह रहा हूँ आज 12 अक्टूबर है, आज के दिन मुशर्रफ साहब ने हुकूमत को उल्टा था, तो ये एक गैर आईनी गैर कानूनी हर लिहाज से काम था जो मुशर्रफ साहब इसके मुर्तकिब हुए। बिल्कुल जी, गैर कानूनी और गैर आईनी था। मैं बसाद अफसोस से कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको नजरिया ज़रूरत के तहत जो है वो जायज़ करार दिया था। जब उन्होंने दूसरी दफ़ा ये किया उसको नाजायज़ करार दिया गया। जी हाँ, ज़फ़र अली शाह उसकी केस सज़ा भी उनको फेमस, और वो इरशाद हसन वक़ार खान शेख साहब साहब के का शायद। फैसला भी सामने है सबके। सब चीज़ें से हाँ, अब मैं इस बहस में आज नहीं जाता वरना बात कहीं और निकल जाएगी कि उसी आइन जिसकी पासदारी की आप बात कर रहे हैं और आप उसी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उस आइन में लिखा है कि जो काम उन्होंने किया जो कि आपके ख्याल में भी गैर कानूनी गैर आईनी था, उसकी सज़ा के लिए एक शिक मंसूब है उस आइन में जिसको आर्टिकल 6 कहते हैं, लेकिन उसके हवाले से आपकी गवर्नमेंट, लेकिन अभी बहस में जाता नहीं हूँ मैं वरना आज का मौजूद कुछ और है, उसके हवाले से आपकी गवर्नमेंट ने जो राय अपनाई थी वो बहुत ही कमाल की थी उस पर। लेकिन अच्छा, और फैसल मुझे जाना है इस बहस में, मैं अभी फैसल भाई से सवाल करने का आपकी तरफ आता हूँ, आप चाहें तो बिल्कुल अपनी राय इस पे दे दीजिएगा। फैसल साहब, आप नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती भी गलत हुआ था आज के दिन 12 अक्टूबर 99? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आज भी वो 12 अक्टूबर जो गुजरा था उसके आफ्टर शॉक्स आज महसूस हो रहे हैं। हाँ। देखिए, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के कि सबसे अगर बुरी जमहूरियत भी है वो अमरीत से बेहतर होती है। हमारे इख्तलाफात पॉलिटिकल साइड के हमारे क्या इख्तलाफात हैं, लेकिन हम इसमें डिक्टेटरशिप नहीं मांगते। जो 12 अक्टूबर जो हुआ था, मैं समझता हूँ कि वो गलत इकदाम था। सही, जमहूरियत थी, इख्तलाफात थे, इलेक्शन होते एक दूसरे के खिलाफ हम इलेक्शन लड़ते, लेकिन ये चीज़ नहीं थी। लेकिन ये चीज़ें जो है अब देखें, आप कह रहे हैं कि आप ये सुने जरा, आप ही जवाब दीजिएगा। आप जरा सुने, ये अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करो, हम सब जाहिर है एक शख्सियत के तौर पर उनके बड़े फ़ैन हैं, इसमें कोई शक नहीं है शहीद बीबी के। लेकिन आप 12 अक्टूबर को उन्होंने बीबीसी को क्या कहा था, क्या जस्टिफिकेशन ही नहीं थी ये आपके लिए? आप इस पर जरा आप सुने हुए बताएंगे, इस पर आप क्या कहिएगा? अभी आपने ही कहा कि विदाउट इफ्स एंड बट्स इसकी मज़ामत कर रहे हैं आप, लेकिन शहीद बीबी ने कुछ और कहा था उसमें, क्या कहा था आप सुने? This martial law will bring international attention to Pakistan. Usually, coups take place against democratic leaders. Here, a coup has taken place against an unpopular despot who was hounding the press, the judiciary, the opposition, the foreign investors. And when he decided to divide the army, the last institution left, the army reacted. And I would like to urge the Western community, stay away from Nawaz Sharif. He's not liked by the Pakistani people. नवाज शरीफ आर्मी को तकसीम कर रहा था इसलिए आर्मी ने रिएक्ट किया है, बेनज़ीर साहबा कह रही थी 12 अक्टूबर 1999 बीबीसी। देखिए, 1999 को मोहतरमा शहीद की स्टेटमेंट, बिल्कुल मैं इसको ऑन करता हूँ। उसके बाद हमारे एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी, हमने बहुत कुछ माजी के गलतियों से सीखा और हम आगे चले। अब ये नहीं कहते कि हम कहते हैं कि कल जो है कोई और एक डिक्टेटर आ जाए, टेक ओवर कर जाए और हम कहेंगे जी ये जो पॉलिटिकल हुकूमत थी ये बहुत बुरी थी और ये जो मार्शल है ठीक है। हम रोजाना अपने माजी की गलतियों से सीखते हैं। तो आपके ख्याल में बेनज़ीर साहबा ने अपने इस बयान पर नजरसानी कर ली थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए किसी भी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसका वो था, क्या नाम है, रिजल्ट था। मैंने भी आपको एक व्हाट्सएप भेजा, इमरान खान साहब की भी एक स्टेटमेंट थी, लेकिन वो अगर आपको आज तो मौका शायद नहीं मिलेगा, आप खैर कल इसको चला दें जो उनकी एक स्टेटमेंट है। मैंने आपको एक उसके भी मैसेज है। देखिए, चीजें हैं हम रोजाना की उस पर। आज मुझे बताएं कि आज वलीद साहब वगैरह एक लाइनर में मैं सिर्फ जवाब देना चाहता हूँ वलीद साहब के, जो उन्होंने जुनैद साहब के मुतल्लिक कहा। मैंने ये नहीं कहा था जुनैद साहब कोई गलत आदमी थे या जुनैद साहब कोई मतलब है उनके मुतल्लिक। मैंने कहा वो इख्तियारात की वजह से जो इन्होंने कहा कि वो जमहूरी इख्तियारात मांग रहे थे, उनके साथ फिर क्या हुआ आपने बता दिया, क्या हुआ, उनको हटा दिया गया। मैं यही कह रहा हूँ कि आज आप जिस तरीके से जो लॉज लेके आ रहे हैं, जो ऑर्डिनेंसेस लेके आ रहे हैं जमहूर के खिलाफ, आपके ऊपर भी थोड़ा बहुत जो है मैं समझता हूँ कि PMDA की सूरत में हमला होने वाला था, लेकिन आप लोगों ने बड़ी
उसमें जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़े बाल political बचे हैं, बस parties अल्लाह और बचाए civil रखे, society बाल बच गए हैं। आपके साथ खड़ी हुई, वरना ये काला कानून भी, हम तो कहते हैं जमहूरी हुकूमतें हैं, चीजें डिबेट करें पार्लियामेंट के सही है। अंदर। आज आपको अपनी सियासी बिरादरी, आज आपको सियासतदान जो है, आज आपको पार्लियामेंट बड़ी अच्छी नजर आई, क्योंकि आज आप एक जगह पे फंस गए हैं। अब आप बोलेंगे कि आए पार्लियामेंट में इस पे डिबेट हो, पार्लियामेंट हमें रेस्क्यू करे। लेकिन जब ये चीजें होती हैं, हम कहते हैं चीजों को पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए। पार्लियामेंट किस लिए होती है? इसलिए हम कहते हैं ओनरशिप लें, पार्लियामेंट की ओनरशिप लें। इस बार बार जो है कहते हैं कि हमारी हुकूमत, हम जो फैसले करें हम ठीक हैं। बहुत सी ऐसी चीजें आपने किए थे, बहुत सी ऐसी चीजें आपने ऐसी अपॉइंटमेंट्स की थी जिसको हमने कहा कि आप पार्लियामेंट में लेके आए। उस वक्त तो आप कह रहे थे कि नहीं, हम यहाँ पर भी सीपे के अथॉरिटी में भी इसको लगा रहे हैं, फलानी चीज को भी इसको लगा रहे हैं। उस वक्त तो आपको अच्छे नजर आ रहे थे। आज जब आप कह रहे हैं कि आज हमें जो है वो समरी है या आपकी जो डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसको आपको चाहिए था कि आप अपने बैठ के आपस में इंटरनली सॉल्व कर देनी है, जरा कंक्लूड करना है इस बहस को। ये कई दफा डिस्कस हुआ होगा, ये आज की बात नहीं, कई दफा डिस्कस हुआ होगा। सही है। वहां लेकिन समरी नहीं आई थी बात। जी अज़मा साहिबा, देखिए पहले तो मैं इस जो आज का टॉपिक है उस पर बात कर लें कि इशू अगर इस तरह से होता ना कि आप मुझे जो है प्रोसीजर फॉलो करें और उसके ऊपर वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो वज़ीर आज़म का इख्तियार है। लेकिन यहाँ पर वो एक हैंड पिक्ड आदमी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लिस्ट में फलाने का नाम डाल के भेजो और मैंने उसी को लगाना है। सो यहाँ पर बात हो रही है कि एक शख्स जो है वो अपने मकासद के लिए इदारे को इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपकी राय है, इसकी कोई दलील नहीं है कि ऐसा है या नहीं है, तो ये आपका अंदाजा है? नहीं, दलील कैसे नहीं है? आप आज नहीं, डोगर साहब जो है उन्होंने कह नहीं दिया फैज हमीद को चाहते थे कि वो रखा जाए, और तो उसके लिए वो थोड़ी कह रहे थे कि समरी में ना हो, तो चाह रहे थे कि अभी तबादला ही ना हो ना। स्पेसिफिकली क्यों देना चाहिए? नहीं, वो फरमाइशी प्रोग्राम क्यों चला रहे हैं? वो जो भी उनको भेजा जाए, हमेशा यही होता है ना, जिस भी मिनिस्ट्री की तरफ से प्राइम मिनिस्टर चाहे कि कोई इंडिविजुअल एज ए डीजी ऐसा कंटिन्यू करे तो उसका राइट नहीं है। अपॉइंटमेंट, एक मिनट, बिल्कुल राइट है, मेरी बात सुन लेना। अगर हमेशा इनिशिएट समरी जहां से होती है, वो उनका इख्तियार है कि वो एक पैनल बना के भेजें कि ये हमारी तरफ से ये पैनल है, इसमें से एक चूज कर लें, वो तो इख्तियार है। लेकिन ये कहा जाए कि नहीं मुझे यही चाहिए क्योंकि यही मेरे पर्पस फिल कर सकता है, उस पर प्रॉब्लम है। अब मुझे 12 अक्टूबर 99 पे बात करनी है। देखिए अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान, शायद हम वो कौम है कि ना हम तारीख से सीख रहे हैं और ना तारीख जो है वो हमें जो है वो कुछ चीज़ें भूलने देती है। और अच्छा है कि हम भूल नहीं पाते, अदरवाइज सीखना तो हमने है नहीं। अब 12 अक्टूबर 99 में आपको ये याद होना चाहिए कि इस माशाल्लाह के सबसे बड़े वकील इमरान खान साहब थे, और जो मुशर्रफ ने रेफरेंडम कराया उसमें उनके चीफ पोलिंग एजेंट भी थे, और वो बड़ा जो है झंडा लेके चले थे। और आपको मुशर्रफ साहब को इंटरव्यू भी याद होगा, बिल्कुल सही कह रही हैं अपनी हैसियत से ज्यादा मुझसे लेकिन अब देखिए मांग रहा था, टीवी पे बैठ के दोनों हाथों से ऐसे माफी मांगी है इमरान खान ने कि मुझसे गलती हो गई रेफरेंडम में साथ देके। बीबी ने भी हिमायत की थी 12 अक्टूबर की, मैंने भी बयान चलाया। फैसल साहब कह रहे हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके उन्होंने अपनी चीज को अंडू कर दिया। खान साहब ने लाइव टेलीविजन पे हाथ जोड़ के माफी मांगी कि मेरी गलती थी मुशर्रफ। अब और मतलब और क्या करें, अब क्या करें? ये तो बीबी ने भी साथ दिया। इमरान खान साहब को बहुत सी चीजों पे माफी मांगनी चाहिए, बहुत सारी चीजों पे माफी मांगनी चाहिए। और ये जो अपॉइंटमेंट है, ये अल्लाह करे चूज हो, ये किसी और तरीके से ना हो, जो मतलब वो जिसकी बातें भी की जाती हैं और हो भी रही हैं। लेकिन 99 के अंदर जब ये मुशर्रफ साहब ने गलत किया, आप भी मान रहे हैं, वलीद साहब भी मान रहे हैं, सब मान रहे हैं, और अब तो सब अभी तो बड़ी मतलब अच्छी बात है कि पीटीआई की हुकूमत भी मान रही है। तो फिर पीटीआई की हुकूमत ने आर्टिकल 6 के मुल्जिम को आज तक मुल्क में लाने की कोशिश क्यों नहीं की? सवाल नंबर 1। दूसरा ये है कि जिस जज ने, जिन्होंने बेंच ने बैठकर मुशर्रफ को जो है वो फांसी देने की और सरेआम लटकाने की बात की, उनको पागल डिक्लेयर कर दिया गया। आपके 5-6 वुज़रा कराम बैठे सीनियर्स, और उन्होंने बैठ के जो जबान इस्तेमाल की और जो मुशर्रफ के हक में वो झंडा लेके निकले। और आखिरी बात वो ये है कि जरा इनके इर्द गिर्द तो देखिए, सारे मुशर्रफ के वही लोग तो बैठे हैं जो 99 के अंदर जो है मुशर्रफ को कू कराने वालों में से थे। फरोग नसीम हो, शेख साहिबा, ये तो अब देखें ना, इस बहस में तो फिर सबकी तारीख तजादात से भरपूर है ना, सबकी। नहीं सीखा किसी ने, ओ भाई, किसी ने कुछ नहीं सीखा। अब मैं ये कह रही हूँ कि मुशर्रफ को 99 में तो आपके पॉलिटिकल एफिलिएशन भी कुछ और होगी, वापस लाया जाए। नून लीग का जो 2008 के इलेक्शन का जो मंशूर था, उसमें उन लोगों के नाम लिखे जो मुशर्रफ साहब की काबीना के लोग थे। तारिक अजीम साहब मुशर्रफ साहब के स्पोक्स पर्सन थे, मारवी मेमन साहबा, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब आपके सेनेटर है। ये तो सभी काम चला रहे हैं ना। वो तो फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जो लोग ये बात क्यों नहीं कर रहे कि जो लोग फसली परिंदे हैं उनको हम नहीं लेंगे, और सबको लिया बाद में पार्टी में, सबको लिया ना आपने साथ, जो मुशर्रफ साहब के साथ ही
हाँ बिल्कुल, आप ये बात क्यों नहीं कर रहे कि वो एक और काम भी किया था नवाज शरीफ साहब ने, वो ये था कि उन्होंने मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया था। उस वक्त भी कहा गया था और बताया गया था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर मुकदमा चला, उसके ऊपर उसको सजा हुई, लेकिन इस हुकूमत ने बैठकर उस डिक्टेटर को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया। उसको जो है वो आज तक मुल्क में लाने के लिए ना कभी किसी ने कोशिश की। आर्टिकल 6 से बड़ा हमारे मुल्क के अंदर कोई जो है वो मुकदमा ना हो सकता है, ना कोई जुर्म बड़ा है। लेकिन क्योंकि अब ये बार बार हमें देखिए ना, हम पे गद्दारी के सर्टिफिकेट, हमें अदारों के साथ लड़ने के सर्टिफिकेट, हमें उसके ऊपर करने के सर्टिफिकेट, ये खुद क्या कर रहे हैं? इन्होंने कोई इदारा जो है वो अपनी जाती अनाद और बुक से छोड़ा हो। आप बशीर मेमन देख लीजिए, FIA को इस्तेमाल करने के हवाले से, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद लगा के आगे बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप जो चेयरमैन नैब है, आप चेयरमैन नैब जो है उसको ला कर ये हर चीज तलपट करना चाहते हैं। ये जाती एजेंडों के लिए मुल्क नहीं बना था। और ना फाइनल फैसल में मैं खत्म हो गया, मेरा आखिरी कमेंट आप करना चाह रहे तो कर लेंगे। वन लाइनर देना चाहता हूँ, वन लाइनर आखिरी। जी 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 जल्दी दे देते फैसल साहब। देखिए, मैं समझता हूँ वसीम बदामी साहब, इस मुल्क में जो है सिविल मिलिट्री डायलॉग्स की अशद ज़रूरत है। हमें सिविल मिलिट्री डायलॉग्स करने चाहिए और ये इस चीज़ का मैं समझता हूँ हल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। बहुत कंक्लूड करते हैं ब्रेक के बाद। और जाते जाते बलूचिस्तान की सूरत हाल ने एक बार फिर एक नया और एक दिलचस्प मोड़ इख्तियार यूँ कर लिया है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सरबराही के हवाले से बाप पार्टी का नया एलामिया आ गया है कि अब जाम कमाल साहब जो कि सूबे के वज़ीर आला हैं, वो उस पार्टी के हेड नहीं हैं बल्कि ज़हूर बुलैदी साहब हेड हैं। जबकि जाम कमाल साहब ये दावा कर रहे हैं कि वो इस पार्टी के हेड हैं। तो वज़ीर आला वो रहते नहीं रहते, तरीके एतमाद में फैसला हो जाएगा। लेकिन इस वक्त इस पार्टी के हवाले से भी, सदारत के हवाले से भी, सरवानी सदारत के हवाले से भी दो राय सामने आ गई जो कि बड़ी दिलचस्प है। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।